धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर 15 लोगों ने अपने विचार रखे, माननीय सदस्यों ने। सुभाष बराला जी ने शुरू किया, अभी मयंक कुमार नाइक सबसे लास्ट में बोल रहे थे। ये सबने कहा कि ये महत्वपूर्ण सुधार है, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 के बारे में ये सबने कहा। तो मुझे एक पंक्ति यहाँ याद आई है, उसको मैं आपकी अनुमति हो तो सुना देता हूँ। सबसे पहले, जिसके मन में हो विकसित भारत का विचार, सर आपको ही सुना रहा हूं मैं सुना। जिसके मन में हो विकसित भारत का विचार, वो ही व्यक्ति ला सकता है ऐसा महत्वपूर्ण सुधार। वो व्यक्ति कौन है सर? वो व्यक्ति कौन है? मैं संजय सिंह जी से पूछना चाह रहा हूं। उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उसके कारण से ये महत्वपूर्ण सुधार आया है। अन्यथा तो ये ट्रिब्यूनल चल ही रहे थे सर, कोई ऐसा विषय था नहीं कौन सुधार करे। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नरेंद्र मोदी ने सोचा कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से हर तरह से सुधार होना चाहिए। मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है सर। इसी सदन ने 5 अगस्त 26 को, इसी सदन ने, इस महान सदन ने 5 अगस्त 26 को एक और रिफॉर्म किया। सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे 34, उनकी संख्या बढ़ा करके 38 किया, वो भी एक सुधार था। और आज ये ट्रिब्यूनल का सुधार आया है, सुधारों की कड़ी में। महोदय, 10 अगस्त 26 को लोकसभा में पारित किए गए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 को इस महान सदन में आपकी अनुमति से चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाह रहा हूं। राष्ट्र की विकास यात्रा में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर विकसित भारत बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है। ये रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है सर, उसी का ही पार्ट है। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी एवं डायनेमिक नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म किए हैं, जिन्होंने भारत की विकास यात्रा की स्पीड और स्केल को नया मोमेंटम प्रदान किया है। सामान्य मानव के जीवन से जुड़े क्षेत्रों में भी इन रिफॉर्म के व्यापक, सकारात्मक एवं स्ट्रक्चरल परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का ही परिणाम है कि सरकार ने रिफॉर्म को किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं रखा सर, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाया है। हमने जीएसटी के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया, आईबीसी के माध्यम से इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क को मजबूत किया, जन विश्वास के माध्यम से डीक्रिमिनलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, 40,000 से अधिक कंप्लायंस बर्डन कम किए, 1,725 से अधिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाया, नए क्रिमिनल लॉ के माध्यम से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया। इसी व्यापक श्रृंखला में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। सर, अभी एक विषय आया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में सुधार हुआ। सर, अंग्रेजों ने जब वो कानून लाए थे तो अंग्रेजों को तो भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो न्याय संहिता लेके आए। ये फर्क को समझना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आज का भारत 21वीं सदी की ग्लोबल इकोनॉमी में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट और सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है। हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम को भी उसी गति से मॉडर्नाइज करना आवश्यक है। हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाया है कि टेक्नोलॉजी को स्केल, इंक्लूजन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। यूपीआई, भीम, डीबीटी, जनधन आधार मोबाइल, ट्रिनिटी, कोविन,
और डिजिटल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म आज केवल टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि वे भारत की इनोवेशन कैपेबिलिटी, गवर्नेंस कैपेसिटी के उदाहरण बन चुके हैं। हमारा गिफ्ट सिटी जो गांधीनगर में है, वो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज भारत सॉल्यूशन देने वाला देश है। हमने दिखाया है कि 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में नागरिकों को सर्विसेज प्रदान करते हुए भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सकता है। सभापति महोदय, एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट, ये सब आवश्यक होते हैं। जितने ये आवश्यक हैं, उतना ही लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है। इसलिए ये ट्राइबल रिफॉर्म बिल हम लेकर के आपके समक्ष आए हैं। माननीय सभापति महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये पहलू भी रेखांकित करना चाहूंगा कि भारत जैसी मजबूत होती अर्थव्यवस्था में आशा और आकांक्षाओं से प्रेरित नागरिकों व संस्थाओं के मध्य इमर्ज होने वाला प्रत्येक डिस्प्यूट केवल अकाउंटेंसी, कैलकुलेशन, फाइनेंशियल या लीगल एनोमली का विवाद नहीं होता। उसके पीछे किसी उद्योगपति का इन्वेस्टमेंट, किसी एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस, किसी बिजनेस का फ्यूचर तथा देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी की कंटिन्यूटी जुड़ी होती है। जहां एक तरफ रूल ऑफ लॉ पर आधारित ट्रांसपेरेंट सिस्टम आवश्यक होता है, रोजगार सृजित करता है ऐसा सिस्टम, ऐसा ही आर्थिक विकास को गति देता है, वहीं दूसरी ओर टाइमली और फेयर इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन विवादों को कम करता है, कैपिटल को इकोनॉमिक सर्कुलेशन में भी लाता है, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस का वातावरण भी निर्मित करता है। ये बिल इसी से संबंधित है सर। जब किसी बिजनेस डिस्प्यूट का समयबद्ध समाधान होता है, तो केवल एक केस समाप्त नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कॉन्फिडेंस भी इकोनॉमी में फिर सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि ईज ऑफ जस्टिस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जिसका जिक्र हमारे डॉक्टर सतीश पूनिया जी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड है। इसलिए ट्राइब्यूनल रिफॉर्म केवल डिस्प्यूट के स्मूथ डिस्पोजल का मैकेनिज्म नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की एक महत्वपूर्ण आधार भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं सभी साथी सांसदों को अवगत कराना चाहूंगा कि ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 323A और 323B में ही निहित है, जिसका जिक्र कई सांसदों ने किया। इस प्रोविजंस के पीछे मूल उद्देश्य था कि स्पेशलाइज्ड मैटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटर, स्पेशलाइज्ड मैटर के लिए स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म विकसित किए जाएं और हायर जुडिशरी पर बढ़ते लिटिगेशन बर्डन को कम किया जाए, इसलिए ट्रिब्यूनल बने। वैसे हमारे देश में आजादी से पहले भी एक ट्रिब्यूनल था सर, जिसको मदर ऑफ ट्रिब्यूनल कहते हैं, ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। वो 1941 में ही बन गया था, लेकिन ये संविधान का अनुच्छेद 323A और B के माध्यम से ये ट्रिब्यूनल के बारे में जिक्र किया गया। आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को सर्विस मैटर से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित करने की शक्ति देता है, जबकि आर्टिकल 323B एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन को अन्य स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के संबंध में ट्राइब्यूनल स्टेबल करने का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अर्थात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं ये स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड एडजुडिकेशन की आवश्यकता है। मॉडर्न इकोनॉमी और मॉडर्न गवर्नेंस में ट्राइब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं है। मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटीज, मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में ट्राइब्यूनल भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल को प्राप्त किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी और अलग अलग मिनिस्ट्रीज तथा डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्राइब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रेगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी और प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में ट्रिब्यूनल के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की। उससे पहले नहीं हुआ सर। 2015 में
जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब भी ये ट्रिब्यूनल के क्षेत्र में रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके अंतर्गत फाइनेंस एक्ट 2017 के माध्यम से समान प्रकृति वाले ट्रिब्यूनल्स का मर्जर किया गया और ट्रिब्यूनल की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई। उसके बाद ट्रिब्यूनल रूल्स 2017, ट्रिब्यूनल रूल्स 2020 अधिसूचित किए गए, लेकिन इन रूल्स के कुछ प्रोविजन विशेषकर अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन तथा जुडिशियल इंडिपेंडेंस से संबंधित प्रोविजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। माननीय सभापति महोदय, भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की यात्रा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने लगातार महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस प्रदान की है। रोजर मैथ्यू जजमेंट 2019 तथा मद्रास बार एसोसिएशन जजमेंट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कई प्रोविजन पर महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वेशन दिए। इन जजमेंट का मूल भाव यह था कि ट्रिब्यूनल की इफेक्टिवनेस के साथ साथ उनकी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस भी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल चाहे स्पेशलाइज्ड बॉडी हो, लेकिन जहां वे जुडिशियल व क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, वहां इंडिपेंडेंस ऑफ एडजुडिकेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021 और बाद में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 लाया गया। इसके परिणाम स्वरूप ट्रिब्यूनल की संख्या 19 से घटाकर फिर 16 की गई, लेकिन 2021 एक्ट के कुछ प्रोविजन को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया और कोर्ट ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस तथा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के संदर्भ में महत्वपूर्ण फाइंडिंग दी। इस रिफॉर्म की कड़ी में 19 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ट्रिब्यूनल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, टेन्योर और सर्विस कंडीशन के पहलुओं को ध्यान में रखकर पुनः ऐसी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की आवश्यकता को रेखांकित किया जो ट्रिब्यूनल सिस्टम को एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रदान कर सके। इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण कोर सब्जेक्ट ये एनटीसी है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। इसी जुडिशियल गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए तथा कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल फ्रेमवर्क को देखते हुए मॉडर्न, इंडिपेंडेंट एंड यूनिफॉर्म ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम बनाने हेतु ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल ट्रिब्यूनल्स की सब्सटेंटिव जुरिस्डिक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता है सर। प्रत्येक ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन वही रहेगी जो उसके संबंधित पेरेंट एक्ट में निर्धारित है, अर्थात ये जुरिस्डिक्शन बदलने का बिल नहीं है। ये गवर्नेंस, अपॉइंटमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी को मजबूत करने वाला बिल है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल का महत्वपूर्ण प्रोविजन है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन यानी एनटीसी की स्थापना। अब कई सदस्यों ने इसका जिक्र किया कि कैसे ये काम करेगा। ये प्रस्तावित एनटीसी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज अथवा हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस द्वारा की जाएगी। वो उसके अध्यक्ष होंगे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के। इस कमीशन में 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, 2 टेक्निकल मेंबर होंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम के गवर्नेंस में जुडिशियल एक्सपर्टीज और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों उचित का समन्वय हो। कुछ ने कहा कि ये सरकार कर देगी, ये एनटीसी करेगी सर। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ही इनका अपॉइंटमेंट करेगी। एनटीसी को ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशनल रोल दिया जाएगा। ये सर्च कम सिलेक्शन, ये फिर सिस्टम इस एनटीसी का ही है। सर्च कम सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट तथा इंक्वायरी और रिमूवल जैसे महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित व्यवस्था को संभालेगा। इससे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अधिक ट्रांसपेरेंट, स्ट्रक्चर्ड, मेरिट बेस्ड और इंडिपेंडेंट बनाने में सहायता मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, हमारा उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें अपॉइंटमेंट्स के स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म हो, सर्विस कंडीशंस स्पष्ट हो, सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अनुरूप हो। इसी उद्देश्य से यूनिफॉर्म गवर्नेंस यानी एक रूपता इस बिल का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसके प्रभावी संचालन के लिए एक अलग डेडिकेटेड एनटीसी सेक्रेटेरिएट भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ट्रिब्यूनल मेंबर की टेन्योर और क्लियर सर्विस कंडीशन जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिल में 5 ईयर टेन्योर का प्रोविजन रखा गया है जो प्रेस्क्राइब्ड अपर एज सीलिंग के अधीन होगा। एलिजिबिलिटी के लिए कोई अलग मिनिमम एज रिक्वायरमेंट निर्धारित नहीं की गई है, जैसे कुछ सदस्यों ने पूछा। चेयरपर्सन और मेंबर्स के टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेज
और अन्य सर्विस कंडीशन को रूल्स के माध्यम से रेगुलेट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जो इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को मजबूत करे। माननीय सभापति महोदय, ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने तथा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो भारत के लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को और मजबूत करेगा तथा सर्वसुलभ, समयबद्ध और प्रभावी न्याय की हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाकर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 के संकल्प को और सशक्त करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि बिल को सर्वसम्मति से पारित करें, लेकिन एक विषय जो संजय सिंह जी ने उठाया, और संजय सिंह जी चूंकि यहाँ बैठे भी हैं, संजय सिंह जी, मोदी जी के नेतृत्व में ही एक एमओपी कॉलेजियम सिस्टम है, सबको पता है, लेकिन एमओपी का एक प्रावधान है, मेमोरेंडम प्रोसीजर का। आप ये पता कर लेना कि उससे पहले कितने मंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट के लिखते थे। हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? हमारी सरकार का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। ये हमारी मूल मंत्र पे सरकार काम करती है। न्यायिक इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि विभिन्न हाई कोर्ट्स में दलित, मूल, ओबीसी और आदिवासी समाज के जजेज अपॉइंट हो रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, रिकमेंडेशन कॉलेजियम ही करता है, बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम बराबर हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिख करके अवगत कराते हैं कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशन में एससी, एसटी, ओबीसी, वुमन और माइनॉरिटीज के नाम भेजे जाए। हम ही कहते हैं साहब, ये सबका साथ सबका विकास हमारी प्राथमिकता है और उसी के कारण संख्या बढ़ी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कराएं, मेरा आपसे अनुरोध है। थैंक यू सर। माननीय सदस्यगण, the question is that the Tribunals Reforms Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against